गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों। आज फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ये लेक्चर वीडियो देखने से पहले जो लोग इस लेक्चर को, पिछला लेक्चर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर कूलम्स लॉ या कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वीडियो ना देखे हों तो उसको देख लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूरी तरह से क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, किस पर डिपेंड करता है। और एक बात और, आप क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो दोनों का कंपैरिजन कराना है इस वीडियो में। कैसे कंपेयर कराएंगे हम लोग, तो दोनों के बारे में हमको डीपली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो डीपली नॉलेज होगा अच्छे से, लेकिन इसके पहले आप लोग मेरा पिछला वीडियो कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़रूर देखिए। तो कैसे हम लोग कंपैरिजन कराएंगे, दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और दोनों में कैसे हम कंपैरिजन निकालेंगे। तो कंपैरिजन क्या क्या मैच करता है, क्या मैच नहीं करता, मतलब क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये वीडियो हमारा, ठीक है, आपके सामने है। प्यारी बच्चों, हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ये दोनों फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। तो दोनों में हमको डिफरेंसेस बताने हैं, क्या कितने पॉइंट्स इसमें मैच करते हैं और कितने पॉइंट्स मैच नहीं करते हैं। तो आइए समझते हैं बच्चों। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करना है हमको, तो हमको दो बातें बतानी पड़ेगी बच्चों। पहला है सिमिलरिटीज़ और दूसरा है डिसिमिलरिटीज़। दूसरा है डिसिमिलरिटीज़। तो दो पॉइंट्स इसमें बताने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों, सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। तो आइए समझते हैं पहले सिमिलरिटीज़ के बारे में। किसके बारे में? सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे पहला पॉइंट है सिमिलरिटीज़ में कि बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। किसको लॉ करते हैं? कौन से लॉ को? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं या इसका ओबे करते हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो पढ़े होंगे बच्चों, और ना पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर के स्क्वायर के। इसे हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ठीक इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो पहला पॉइंट, ये सिमिलरिटीज दोनों में मैच करती है। और दूसरा पॉइंट क्या मैच करता है? बोथ फोर्सेस
are proportional to product of masses और चार्जेस। ठीक है ना बच्चों, चार्जेस। ठीक है, तो या तो दोनों फोर्स जो होते हैं मास के प्रोडक्ट के, वहाँ पे प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं, और यहाँ पे चार्ज के। आपने पढ़ा है ना कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो वहाँ पे क्या होता है ग्रेविटेशनल में M1 इंटू M2 ये होता है कि नहीं। तो ये एक सिमिलरिटीज़ है। तीसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों इसमें, थर्ड पॉइंट, बोथ फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स। ये दोनों क्या है बच्चों, सेंट्रल फोर्स हैं। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसके सेंटर पे ये एक्ट होता है, सीधे सेंटर पे एक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंटर पे ही एक्ट होता है ना बच्चों। तो ऐसे ही चार्ज पार्टिकल पर भी सेंटर पर भी ये एक्ट होता है, इसलिए ये सेंट्रल फोर्सेस है। ठीक है बच्चों, 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो ये वो क्या है, सेंट्रल फोर्स है। मतलब दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज़। ये बल जो फोर्स होते हैं बॉडीज़ के सेंटर्स को, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसी के अलोंग ये एक्ट होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये है इसकी सिमिलरिटीज़। और फोर्थ पॉइंट जो सिमिलरिटीज़ है बच्चों वो है ये दोनों ही फोर्सेस वैक्यूम में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। मतलब दोनों फोर्सेस वैक्यूम में ऑपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिमिलरिटीज़ हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों, डिसिमिलरिटीज़। क्या पढ़ेंगे, डिसिमिलरिटीज़। तो हेडिंग लगा दीजिए डिसिमिलरिटीज़। डिसिमिलरिटीज़, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्या डिसिमिलरिटीज़ मतलब क्या मैच नहीं करता। तो जैसे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव नेचर। ये किस में है, अट्रैक्टिव नेचर में है। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be attractive और repulsive। दोनों हो सकता है बच्चों, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। सिमिलर चार्ज है तो पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होता है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा समझ करके। दूसरा इसमें पॉइंट जो है कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम की नेचर पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस।
दोनों चार्जेस, जैसे मान लो एक चार्ज ये है Q1, दूसरा है Q2, इसके बीच अगर मीडियम है, एयर है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। कोई ऑयल रहेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। जो भी मीडियम इन दोनों के बीच में रहेगा उस पर ये डिपेंड करता है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किसी पर मीडियम डिपेंड नहीं करता। कैसा भी मीडियम हो, वो फोर्स जितना लगा रहा है एक मीडियम में, उतना ही दूसरे मीडियम में भी फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इसका देखिए ध्यान से। थर्ड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच stronger stronger than gravitational forces। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मच स्ट्रॉन्गर। किससे कंपेयर में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? अमाउंट में, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा होगा इसके कंपेयर में। मतलब इससे ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए इसके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ पे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में, एक दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो नोट करें यहाँ तक। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूँ ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, इनके बीच हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन करना है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये तो आप जानते ही हैं। कौन कितना बड़ा है इसमें, किससे, ये हमको कैलकुलेशन दिखाना है आपको और करना भी है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कितने चार्ज पार्टिकल हैं? 2 चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों ही सेम अमाउंट में है चार्ज में, और दोनों का मास भी क्या है? सेम है। सेम ही पार्टिकल है तो चार्ज भी क्या होगा? सेम होगा और मास भी सेम होगा। दोनों ही r डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। ठीक है ना? अब इनके बीच बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। न्यूटन कहता है दो बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, इस यूनिवर्स के जितने भी बॉडीज़ हैं। तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई होगा। क्लियर है ना? तो बच्चों ध्यान समझिएगा इसको। इनके बीच अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करें, Fe मान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कितना है बच्चों? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कूलम्स लॉ से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच में वैक्यूम है मान लेते हैं, तो Q1 Q2 होता है, उसके प्लेस पे क्या रखेंगे? E/E/r²। इसको हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पे 9 × 10⁹ E²/r²। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, ये बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन। किसके अकॉर्डिंग में? न्यूटन के अकॉर्डिंग से
आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्लास 11th में पढ़ा था, वो होता है F इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ दोनों का मास इक्वल है, तो m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर ये वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। कंपैरिजन कराना है बच्चों, तो दोनों का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई सेकेंड, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, ये कट जाएगा आपका आर स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वायर क्या होगा, ई स्क्वायर अपॉन बचेगा आपका 9 इंटू 10⁻9, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6.67 इंटू यहाँ आपका बचेगा एम स्क्वायर। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में बच्चों ई की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर एम इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आप लोग ने पढ़ा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। दोनों वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे बाय इक्वेशन 3, एफ ई अपॉन एफ जी 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन इसमें रखेंगे 6.67 10⁻11 इंटू 9.1 10⁻31 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करने पर आएगा 10 पावर अप्रॉक्सीमेटली 43। तो एफ ई यहाँ पे क्या है, इज़ ग्रेटर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, कितने टाइम्स, 10 पावर 43 टाइम्स बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये कंपैरिजन मिलता है। तो यहाँ तक बच्चे वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड क्वेश्चन हम इसके बाद सॉल्व करेंगे, तब तक यहाँ तक नोट कीजिए पॉज करके। तो बच्चों ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो, दोनों आर डिस्टेंस पर सेपरेट हों, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मास हम मान लेंगे एम ई है, इसका मास एम पी है, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंस होता है, आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कैसे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन कराएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही कराना है आपको, कूलम्ब्स लॉ से और ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ से। तो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक प्रोटॉन है, दोनों पर चार्ज का जो अमाउंट होता है सेम होता है, ई इंटू ई, सेम अमाउंट में चार्ज होता है, बट मास डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो मास आपको डिफरेंस रखना है। तो समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 होता है, तो दोनों पर चार्ज बच्चों सेम होगा, E इंटू ई अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ जी इक्वल टू 6.67 10⁻11 होता है, m1 m2 होता है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। वही काम करना है, कंपैरिजन करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, डिवाइडेड बाई सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा बच्चों, एफ ई अपॉन एफ जी, और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों
तो ये इसकी वैल्यू तो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, डायरेक्टली रख रहा हूँ मैं। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ई स्क्वायर बचेगा 6.67 10 पावर माइनस 11 इंटू एम ई कितना होता है वो हम रखेंगे, और एम ई पी कितना होता है प्रोटॉन का मास वो रखेंगे। तो बच्चों कितना होता है आप सबको पता है, एफ ई अपॉन एफ जी। 9 इंटू 10 की पावर 9 ये होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है कितना होता है, कितना होता है बच्चों, कितना होगा 9.1 10 पावर माइनस 31, और ये होता है 1.67 10 पावर माइनस 27। इसको सब सॉल्व करेंगे बच्चों तो एफ ई अपॉन एफ जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 की पावर 39 आता है। मतलब एफ ई यहाँ पर भी ग्रेटर है कितने टाइम्स, 10 पावर 39 इंटू एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 पावर 39 टाइम्स ग्रेटर है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बीच, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच। यहाँ भी एफ ई क्या है, बड़ा है एफ जी से, ये प्रूफ होता है। क्लियर है बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, दोनों आर डिस्टेंस पर सेपरेट थे। अब की बार क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोटॉन। अगर दोनों प्रोटॉन हो तब क्या होगा, ज़रा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक नोट करें वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन हो, एक प्रोटॉन यहाँ पे हो और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे हो, इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो हमने मान लिया आर। मास दोनों का सेम रहेगा, चार्ज दोनों पर भी सेम रहता है, ई और ई चार्ज रहेगा। तो इनके बीच हम कैसे कंपैरिजन कराएंगे, वही प्रोसेस चलेगा बच्चों। कौन सा प्रोसेस, सेम प्रोसेस। एफ ई कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 10 पावर 9 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, अब आप लोग सीख चुके हैं तो डायरेक्टली मैं फार्मूले में यूज़ कर रहा हूँ। ई इंटू ई हो जाएगा बच्चों अपॉन आर स्क्वायर, फर्स्ट नंबर। एफ जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6.67 10 पावर माइनस 11 इंटू दोनों का मास भी सेम रहेगा, एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, सेकेंड नंबर। डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एफ ई अपॉन एफ जी कितना आएगा बच्चों, 9 इंटू 10 पावर 9 ई स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ 6.67 10 पावर माइनस 11 इंटू एम स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू आप सबको पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 10 पावर माइनस 11। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 की पावर 36 ये मिलेगा। यहाँ भी ये देखने को मिल रहा है कि एफ ई कितने टाइम्स ग्रेटर है, 10 की पावर 36 इंटू एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पावर 36 टाइम्स क्या है, अभी ग्रेटर है। तो यहाँ भी एफ ई बड़ा है एफ जी से। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कैलकुलेट किया है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन किसके बीच, 2 प्रोटॉन्स के बीच। तो कितने टाइम्स मिल रहा है, 10 पावर 36 टाइम्स मिल रहा है। इससे यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि एफ ई जो होता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट कीजिए। अब
एक छोटा सा नोट है, आप लोग जानते रहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता है कि इस यूनिवर्स में बहुत सारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, 4 टाइप्स के जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका रेशियो, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सब का रेशियो अगर देखा जाए, कैलकुलेट किया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, दोनों का रेशियो 1:10⁻36 10⁻39 10⁻24 ये रेशियो मिलता है। ये नोट में आप लोग इसको याद रखिएगा। जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे बड़ा होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और थोड़ा सा कम ये होता है वीक न्यूक्लियर। तो इन सब का रेशियो कितना होगा? 1:10⁻36 10⁻39 10⁻24। ये रेशियो आप लोग याद रखिएगा। जेईई मेंस में कभी कभी ऑप्शन में एक क्वेश्चन आ जाता है, इनका रेशियो कितना होता है, तो यही आप लोग ऑप्शन राइट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंपैरिजन हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इतना वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और पढ़िए। ठीक है बच्चों, नोट करें। हेलो बच्चों, तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन। आप लोग को पता हो गया कि दोनों ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं और दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई और पता भी हो गई आप लोग को। तो कितना बड़ा होता है? जिसे प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है। तो आज ये सब आप लोग पढ़ लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों तो इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना जो सब्सक्राइब ना किए हो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़िए इतना यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर आप लोग को डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।